हैं? हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। हैं? मेरे आते ही गर्मी हो गई। मैं आग हूं कि कोयला? आइस। और कुछ कहना हो तो एक बार में कह दो। गुनगुना। चलिए साहब, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हैं? अधिगम की परिभाषाएं चल रही थी और सबसे पहली परिभाषा मर्सेल के अनुसार बात की थी कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं। भरतपुर की धरती वालों का परिणाम स्वीकार है। चलिए साहब, कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? तो मर्सेल से। जा, माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ जी, दूसरी परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा पर हम बात करते हैं आगे। मेयर के अनुसार। किसके अनुसार? मेयर। मेयर ने क्या कहा? मेयर की बात को सुना कि अधिगम अभ्यास एवं अनुभव ज्ञान, अधिगम अभ्यास अनुभव एवं ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या कहा मैंने? बताना, क्या कहा मैंने? क्या कहा? अधिगम अभ्यास अनुभव एवं ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। तीन शब्द उठाओ, अभ्यास, अनुभव और ज्ञान। क्या अभ्यास अनुभव एवं ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम। ठीक है, तो देखो, अधिगम अभ्यास अनुभव एवं ज्ञान के परिणाम स्वरूप, ज्ञान के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? बोलो बोलो, किससे? फिर हम बात करते हैं किम्बले। किसके अनुसार बेटा? किम्बले। और किम्बले ने क्या कहा कि पुनर्बलन एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में, आवाज गूंज रही है? हेलो, बरोबर है? ज्ञान या प्रतिशन क्या होता है? प्रशिक्षण लिखना चाह रहे हैं क्या? देखो, ज्ञान अलग चीज है, प्रशिक्षण अलग चीज। आपने जो बीएड किया, एसटीसी जो किया ना, वो प्रशिक्षण है। तो ये शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में ज्ञान तो होता ही है ना। प्रशिक्षण में भी जानकारी दी जाती है और शिक्षण में भी जानकारी दी जाती है, सब्जेक्ट से संबंधित। प्रशिक्षण हमेशा व्यावसायिक होता है, ठीक है, और शिक्षण हमेशा बौद्धिक विकास का होता है। आपकी जन्मजात शक्तियों का विकास करने के लिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, उससे आपका बौद्धिक विकास होगा। और प्रशिक्षण आपकी शिक्षण प्रक्रिया के बाद शुरू होता है। ऐसा थोड़ी कि बच्चा पैदा हो गया इसको प्रशिक्षण देना शुरू। प्रशिक्षण जो होता है वो बाद में होता है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया के बाद होता है। एसटीसी दूसरी क्लास में ही कर लीजिए आपने। तो ये ज्ञान तो हर जगह है बेटा। तो किम्बले ने क्या कहा कि पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कॉफी कलर। कि पुनर्बलन एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। कौन सा शब्द बेटा? पुनर्बलन।
सबसे बड़ा दिमाग खराब तो इसमें ही हो गया कि पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन का फंडा बिल्कुल साफ साफ है कि वह प्रारूप जिसके माध्यम से किसी कार्य की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाए, वह प्रारूप जिसके माध्यम से किसी कार्य की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाए पुनर्बलन कहलाता है। पल्ले ही नहीं पड़ी बात। वह प्रारूप जिसके माध्यम से क्रिया की गति में वृद्धि हो जाए पुनर्बलन कहलाता है। वह प्रारूप जिसके माध्यम से या वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्रिया की गति में वृद्धि हो, बोलो क्या है बेटा, पुनर्बलन। या वह प्रारूप जिसके माध्यम से किसी कार्य की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाए, बोलो क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। पल्ले ही नहीं पड़ी बात, अब पड़ेगी। अरे रजिस्टर दे। आप देखो, आप इस कक्षा में बैठे हुए हैं, आपको मैं क्या करवा रहा हूं, शिक्षण करवा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, सीखने की अनुक्रिया कर रहे हैं। अब सीखते समय आप जो अनुक्रिया कर रहे हैं, इस समय आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे और मैं उस प्रॉब्लम का आपको क्या दूंगा बेटा, सॉल्यूशन करूंगा। तो ये सॉल्यूशन जैसे मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा या सॉल्यूशन करूंगा, बोलो आपकी सीखने की गति में क्या आ जाएगी, वृद्धि, और आप वो काम करने लग जाएंगे जैसा मैं चाहता हूं, और आपकी क्रिया करने की गति में निरंतर क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। बोलो मैंने आपको क्या दिया, पुनर्बलन, इससे आपकी क्रिया गति में क्या हुई, वृद्धि हुई, और आप उसी कार्य को बार बार आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर किसी बिंदु से लॉजिक जोड़ूं तो स्केप फोल्डिंग शब्द पढ़ाया मैंने कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी वयस्क द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग स्केप फोल्डिंग कहलाता है। तो ये तो वाइगोस्की के अनुसार था। अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसी वयस्क द्वारा दिया गया हेल्प स्किनर के अनुसार क्या है, पुनर्बलन है। जहां पर स्केप फोल्डिंग शब्द वाइगोस्की यूज करता है उसी स्थान के लिए स्किनर पुनर्बलन शब्द यूज करता है। आपने होमवर्क किया, मैंने कॉपी चेक की, वेरी गुड लिखा, बोलो वेरी गुड आपके लिए क्या है, पुनर्बलन। बोलो अगली बार और अच्छा काम करोगे कि नहीं करोगे, बोलो कार्य की पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी, बोलो क्रिया की गति में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। मेरे को इस बार गुड मिला है, अगली बार मैं वेरी गुड लाऊंगा, बोलो और अच्छा काम करता हूं। बोलो कार्य करने की पुनरावृत्ति में बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही बेटा, क्रिया की गति में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो वह प्रारूप जिसके माध्यम से क्रिया की गति में वृद्धि हो पुनर्बलन कहलाता है, या वह प्रारूप जिसके माध्यम से किसी कार्य के पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाए, मतलब बालक वैसा ही कार्य अच्छे से करने लग जाए, तो बोलो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो याद करना, पुनर्बलन एवं अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, पुनर्बलन एवं अभ्यास के माध्यम से। ठीक है सर, हर क्लास ऑनलाइन की लेट चलती है, चेक करो भी क्यों चलती है। ठीक है सर, लेट आते हैं, नहीं आते, मैं तो नहीं आता। पुनर्बलन एवं अभ्यास के माध्यम से, ठीक है, व्यवहार जन्य क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पुनर्बलन अभ्यास के माध्यम से व्यवहार जन्य क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, अधिगम कहलाती है। बोलोगे तो नहीं, पक्का। चलिए साहब, फिर हम बात करते हैं आगे। गिलफोर्ड के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, गिलफोर्ड का कहना यह है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। हम जिसकी संगति में रहते हैं उसकी संगति का असर हमारे पर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसकी संगति हम वैसे ही, कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कालियार साथ दौड़े रहते गुण ने तो लखन आवे। और कहने का मतलब, अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छे व्यवहार के लक्षण आएंगे, बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे लक्षण के भाव प्रकट होंगे। बोलो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा, अधिगम। मैंने आपको कई बार बोला है ना, मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई साहब, जब मैं 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमको कुछ नहीं आता था। मेरे गुरुजी ने मुझे होशियार बच्चे के पास में बिठा दिया
उनका मानना था कि ये होशियार बच्चे को देख देख कर कुछ सीखेगा। 4-5 महीने बाद में पता चला कि पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब उसको कुछ नहीं आता है। बोलो व्यवहार द्वारा व्यवहार में क्या हो गया? बोलो इसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है बेटा? अधिगम कहलाता है। अपनी क्लास की फैन फॉलोइंग देखो कि नीचे जो बेसमेंट में जो क्लास चलती है एएसआई वाली, उसमें भी डिमांड हो रही है कि सर इन सर की क्लास लगाओ हमारे, जबकि उनको पता ही नहीं कि मैं पढ़ाता क्या हूँ। गजब है, पॉपुलर हो गए भाई, है ना। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? अधिगम कहलाता है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और निम्न परिभाषा का संबंध किससे बेटा? गिलफोर्ड से। किससे हैं? गिलफोर्ड से। आगे की परिभाषा देखिए हम क्रॉनबेक के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? क्रॉनबेक के अनुसार। और क्रॉनबेक क्या कहता है तो देखिएगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। बोलो मैंने आपको क्या कहा? 3 चीजें आपके जीवन में हमेशा चलेगी, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव का मतलब ज्ञान ही है। अनुभव का मतलब क्या बेटा? ज्ञान से ही होगा। मैंने आपको कोई भी चीज बता दी, इसका मतलब ज्ञान है। यार इस चीज को मैं कर सकता हूं, इसका मुझे नॉलेज है। हम कहते हैं ना इसका मुझे नॉलेज है। यार नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान ही तो है। इसका मतलब अनुभव है। तो देखिएगा कैसे क्रॉनबेक, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर आपको किसी भी चीज का नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी प्रकार का कोई भी अगर अनुभव हो गया है और आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दिया तो महादेव की सौगंध अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। वंस देयर वाज ए राजा, ये तो बात पुरानी है कि वंस देयर वाज ए टू फ्रेंड, वन डे ही गोइंग इन जंगल। बिल्कुल समझ रहे ना कि वंस देयर वाज ए टू फ्रेंड, वन डे ही गोइंग इन जंगल, ही सा ए भालू। वन फ्रेंड पेड़ पे चढ़ गया, वन फ्रेंड जमीन पे लेट गया। भालू कम एंड सूंघ कर चला गया। फ्रेंड पेड़ से नीचे उतर कर पूछता है कि भालू ने तेरे कान में क्या कहा? फ्रेंड बोलता है कि भालू मुझे यह कहकर गया कि तेरे जैसे धोखेबाज मित्रों पर मुझे भरोसा नहीं करना। बोलो एक मित्र को दूसरे मित्र की मित्रता का क्या हो गया? अनुभव हो गया। बोलो व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन। बोलो दोस्ती टूट गई। आपने अगर किसी से दोस्ती तोड़ी है तो भाई साहब किसी न किसी चीज का नकारात्मक अनुभव हुआ है कि ये मेरे लायक है नहीं या ये मुझे धोखा दे सकता है। बोलो तभी तो हम रिश्ते तोड़ते हैं। तो वैसा बोल तो ऐसे रहा जैसे कोई हजारों रिश्ते तोड़ के बैठा है। बिल्कुल है ना। तेरा किसने तोड़ दिया? अनुभव। अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? अधिगम कहलाता है। परफेक्ट। तो ये बात इसके अंदर ध्यान रखना। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे की परिभाषा, क्रो एवं क्रो। क्रो ने क्या कहा? आदत ज्ञान अभिवृत्ति, आदत ज्ञान अभिवृत्ति, आदत ज्ञान अभिवृत्ति, एटीट्यूड, अभिवृत्ति में वृद्धि की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ठीक है, आदत ज्ञान अभिवृत्ति में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे? आदत ज्ञान अभिवृत्ति में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो कहलाती है। क्या कहलाएगी? निम्न परिभाषा का संबंध किससे? आदत को समझो। किसी कार्य को बार बार एक ही रूप में दोहराने पर स्वचालित प्रक्रिया आदत कहलाती है। किसी कार्य को बार बार एक ही रूप में दोहराने पर स्वचालित प्रक्रिया क्या कहलाती है? आदत कहलाती है। झूठ बोलने की आदत, सच बोलने की आदत, नींद में चलने की आदत,
बोलो वो कार्य एक बार नहीं हुआ, बार बार उसको दोहराया गया, तब वो चीज फिक्स हुई है। कुर्सी पर बैठते ही टांग हिलाने की आदत, ये हकीकत है। आप नाड़ी संबंधी आदत है ये। जैसी कुर्सी पर बैठे टांग हिलना शुरू, आप इसे रोकने की कोशिश भी करोगे फिर भी थोड़ी देर रुकेगी। यही होता है। इस बेंच पर बैठे बैठे भी आपकी टांगड़ियां हिलती रहती है, ऐसा होता है। तो ये आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत कई प्रकार की, खाने पीने की आदत, रात को उठकर खाना खाना। वो कोई है यहां पर जो जिसको रात को भूख लगती है और हमेशा रात को खाना खाता है? बिल्कुल है। मैंने कुछ लोगों की आदतें ऐसी देखी, दूध के साथ जलेबी हर कोई खाता है। मेरा एक मिलने वाला है मुकेश कुमावत, वो चाय के साथ जलेबियां खाता है। चाय के साथ आपने देखा होगा, चाय के साथ लोग सिगरेट पीते हैं। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में गिलास, है ना। टांगड़ी तो हिलती रहेगी। ये ऐसा अनुभव मेरे को जिंदगी में बहुत तगड़ा हुआ, मैंने आपको बताया नहीं बताया। मैं जोधपुर गीता भवन सेंटर से, उत्कर्ष का गीता भवन जो सेंटर है जहाँ पर वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उत्कर्ष वाली, उस सेंटर से पढ़ाकर बाहर निकला था। सामने चाय की थड़ी, वहाँ पर 7वीं 8वीं कक्षा का कोई लड़का है, पीछे बैग लटका रखा, गले में टाई लटका रखी, स्कूल ड्रेस में ही है, कुर्सी पर बैठा हुआ ऐसे एजिटेड, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में चाय की गिलास, मजे से पी रहा है, दोनों सिगरेट भी और चाय भी। मेरे से, क्योंकि भाई साहब कभी कभी उड़ता तेल लेने की मेरी भी आदत है। मैंने उससे पूछा क्या नाम है आपका, वो मुझे ऐसे देख रहा था, फिर हल्का से बोला तेरे क्या काम। सिंपल सी बात, तेरे क्या काम। मुझे नहीं, ऐसे ही आप बहुत कम उम्र में लग रहे हो, छोटी कक्षा के लग रहे हो, फिर भी आप सिगरेट पी रहे हो। मैंने इतना सा पूछा, देख पहले मैं टेंशन, मेरे को क्या बोला, मैं टेंशन में बहुत हूँ, दिमाग खराब मत कर। ऐसा लगता है साला ने भिगो भिगो के जूता मारा हो मेरे को। तो वैसा वो उसकी आदत है, आप उस आदत को छुड़वा दो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आदत है तो उस आदत को भी हम अधिगम में ही काउंट करते हैं। किसमें बेटा? अधिगम के अंतर्गत ही काउंट करते हैं कि आदत हो किसी कार्य को बार बार एक ही रूप में दोहराने पर स्वचालित प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? आदत कहलाती है। बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि ये कंधे को बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, चलते चलते ही। हम सुबह सुबह उठे, बोलिए ये भी क्या है? आदत। हमारी पलकें 6 सेकंड में एक बार झपकनी चाहिए, जबकि हम हर सेकंड में मच करते हैं। ये भी आदत है, मैं भी करता हूं, लेकिन हवा के कारण, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, बाबा रामदेव की तरह अगर एक ही आंख मच कर रही हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो ये अधिगम के अंतर्गत देखने को मिलता है। किसी में देखने को मिलता है बेटा? अधिगम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए क्या आदत में वृद्धि होना या आदत का बनना अधिगम है, तो हां, किसी चीज का आपको क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये भी आपको क्या बेटा? अधिगम है। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण, ठीक है, ये भी क्या बेटा? अधिगम है। किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी घटना के प्रति बनने वाला मानसिक दृष्टिकोण अभिवृत्ति कहलाता है। और सीधी सीधी आपकी भाषा में बताऊं तो आपकी पसंद और नापसंद, आपका रुझान, आपकी मनोवृत्ति, यही आपकी अभिवृत्ति है कि आप किसे पसंद करते हैं। किसी व्यक्ति को, वस्तु को या घटना को देखने के बाद आपके मन में जैसा भाव पैदा होगा वही आपका अधिगम है। सुबह सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक पर निकले और बिल्कुल अपनी मस्ती में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, ओह माय गॉड, आपकी पसंद का कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको देखकर मन खुश हो जाता है। जैसे जेठालाल को बबीता दिखते ही भागता है ना, पागल हो जाता है। बबीता जी वहां खड़ी, जैसे बबीता जी बैठी हुई है,
तो भाई साहब ऐसे भागता हूं, बबीता जी। पॉजिटिव एटीट्यूड, यही अभिवृत्ति है, अधिगम। तो याद रखना, आदत ज्ञान अभिवृत्ति में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। वुडवर्ड के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना, यह 2018 के अंतर्गत आया। 2018 सेकंड ग्रेड के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया, सीखना विकास की प्रक्रिया, निम्नांकित परिभाषा का संबंध किससे है? वुडवर्ड से। सीखना विकास की प्रक्रिया। गेट्स के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से। व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये सारी परिभाषाएं हमारे अधिगम की पद्धति से जुड़ी हुई है। बोलो, एनी मोर क्वेश्चन? कोई परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न है दिमाग में? लिखें। हाँ, व्यवहार जन्य क्षमता में परिवर्तन। अब पुनर्वलन अभ्यास के माध्यम से व्यवहार जन्य क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है।
चेंज नहीं, हाँ जी आगे बढ़ें। ओके, आज लिखवाना सर, मतलब क्या लिखाना? प्री के चैप्टर, अच्छा ये बच्चा कल से कमेंट कर रहे हैं यार। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। ओ है, पीछे करूं? है टीवी नहीं चल रही? डीजे वाले भैया टीवी चला दे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। चार्जर भी लगाना है ना। गिलफोर्ड का कथन समझ नहीं आया। गिलफोर्ड के कथन में कुछ भी नहीं है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हम अगर किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका व्यवहार हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालता है। वो जैसा है हम भी वैसे ही हो जाते हैं, यही तो है। जिसकी संगति में रहते हैं उसकी संगति का असर हम पारे पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे नेगेटिव फॉर्मेट हो चाहे पॉजिटिव फॉर्मेट में हो। चलिए साहब, हो गई परिभाषाएं। अधिगम की प्रमुख परिभाषाओं को सीखने के साथ साथ मैंने आपको कल अधिगम के बारे में एक बात बताई थी कि अधिगम का मतलब क्या होता है कि अभ्यास, अनुभव एवं प्रशिक्षण की परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? अधिगम कहलाती है। और अधिगम की निम्नांकित परिभाषा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी, और इन परिभाषाओं में से हर बार कोई न कोई परिभाषा पूछी गई है। अभी पिछले वाले जो अभी आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें एक परिभाषा पूछी गई थी स्किनर की। अधिगम व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर उन्नति की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर उन्नति की प्रक्रिया है। यह स्किनर की परिभाषा आपको भी जो एग्जाम हुआ था ना उसके अंतर्गत पूछी गई थी, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि स्किनर की परिभाषा जैसे, तो ये स्किनर ने क्या कहा था कि अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर उन्नति की प्रक्रिया है। मतलब उत्तरोत्तर का मतलब ग्रोथ, ठीक है। उत्तरोत्तर उन्नति की प्रक्रिया है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे रहेगा? गिलफोर्ड, इसे स्किनर से लिखें। अधिगम व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर उन्नति की प्रक्रिया है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध है किससे? तो स्किनर से। परफेक्ट। चलिए साहब आगे बढ़े। लेकिन अधिगम की प्रमुख विशेषताएं, फटाफट अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है? अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों अधिगम की विशेषताओं में आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है। जो परिभाषाएं लिखी है ना, कुछ परिभाषाओं में से ही आपको अधिगम की विशेषताएं निकालनी है। पहले मैं सुनाता हूं परिभाषाएं आपको, ठीक है। इसकी विशेषताएं सुनाता हूं। जब से पैदा हुए वहां से सीखना शुरू किया, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सीखेंगे। मतलब अधिगम निरंतर, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब हर जगह अधिगम किया जा सकता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक का मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में, निश्चित परिस्थितियों में, और अनौपचारिक का मतलब स्वतंत्र परिस्थितियां। विद्यालय में अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो औपचारिक,
और विद्यालय के बाहर अगर हम अधिगम कर रहे हैं तो अनौपचारिक। अधिगम वातावरण की उपज है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, बोलो कहां से सीखते हैं? वातावरण के माध्यम से सीखते हैं। तो अधिगम की विशेषताओं में देखो, अधिगम कैसे? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बात ध्यान में रखनी है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नंबर 2, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम कौन सी प्रक्रिया बेटा? सार्वभौमिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम वातावरण की उपज, अधिगम वातावरण की उपज। अधिगम वातावरण की उपज कैसे? हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे अच्छा सीखेंगे या बुरा सीखेंगे। स्टैंड की परिभाषा, स्टैंड की परिभाषा में यह है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण। अगर आपको किसी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए तो आपको क्या होगा? अनुभव। तो आपके व्यवहार में क्या होगा बेटा? परिवर्तन। एसटीसी करने से पहले आपको पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एसटीसी में आपको प्रशिक्षण मिला तो आपको पढ़ाने का क्या हुआ? अनुभव। तो आपके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन। अधिगम वातावरण की उपज। हम जो कुछ भी सीखते हैं वातावरण के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा वातावरण है आसपास का तो हम अच्छी बातें सीखेंगे, और गलत वातावरण है तो हम गलत बातें सीखेंगे। 4 साल का बच्चा मेहमानों को आकर नमस्कार करता है, उनके पैर स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करता है, पैर छूता है। साहब बोलो, संस्कार कहां से आए? वातावरण के माध्यम से आए। एक 4 साल का बालक लंबी लंबी गालियां ठोक देता है, बोलो कहां से आया? वातावरण के। मेरे दादाजी चबूतरी पर बाहर बैठकर बीड़ी पीते थे और मुझे बीड़ी देकर कहते थे ला अंदर चूल्हे में से जला के ला। मैं अंदर जाता, चूल्हे में से बीड़ी जलाता और लेकर बाहर आ, जैसे ही बीड़ी जलाता मुझे टेंशन हो जाती है, बुझ न जाए दादाजी तक जाते जाते। तो मैं बीच बीच में, काल्पनिक उदाहरण है ना, और कुछ लोगों का सच्चाई भी है। तो वैसे आप जो कुछ भी सीखा है, बोलो कहां से सीखा है? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वातावरण की उपज है। अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक होता है। अधिगम क्या होता है? औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है। विद्यालय में भी हम सीखते हैं, विद्यालय के बाहर ही भी सीखते हैं। ठीक है, ऐसा कभी आ जाए कि अधिगम केवल विद्यालय में होता है, क्या सही है गलत? हर जगह सीखते हैं हम तो। अधिगम सक्रिय एवं जटिल प्रक्रिया है। सक्रिय एवं जटिल प्रक्रिया है। आपको याद हो तो यह प्रश्न भी आ चुका है, अधिगम निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो सक्रिय एवं जटिल। सी-टेट में भी पूछा हुआ, आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। अधिगम, आप जब ओल्ड मॉडल पेपर देखोगे ना तो आपको ऐसे कई प्रश्न मिलेंगे जो लाइन टू लाइन आपने रजिस्टर में है। सक्रिय मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। अगर कोई बालक किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर या एक्टिव नहीं है, बोलो उस चीज को बच्चा सीख पाएगा क्या? खुद को मानसिक रूप से एक्टिव, तत्पर या सक्रिय होने की आवश्यकता होती है। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए खुद तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए नहीं चाहिए? अगर आप किसी भी चीज को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, सक्रिय हैं, तो ही सीखेंगे, बाकी नहीं सीख सकते। खिलाड़ी को खेल के मैदान तक ले जाया जा सकता, लेकिन उसे खेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो खुद एक्टिव है, खुद सक्रिय है, तो ही तो खेलेगा वो। कोहली बैटिंग कर रहा है, वो 0 पर आउट हो रहा है या बोले बिल्कुल डॉट निकाल रहा है, खाली बोले निकल रहा है, हम टीवी के सामने बैठे बैठे चिल्लाते हैं मार रे मार। और वैसा तुम्हारे चिल्लाने से या तुम्हारी टीवी फोड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर खेलने में वो खुद मानसिक रूप से तैयार है तो ही वो खेलेगा, बाकी नहीं खेल सकता। सीखना सरल नहीं होता, सीखना जटिल होता है। अगर सीखना सरल होता तो सब सीख जाते। हर व्यक्ति अपने आप में विद्वान बन के, हालांकि विद्वान हैं लेकिन और ज्यादा विद्वान होते हैं। तो सीखना सरल, सक्रिय एवं जटिल प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या बेटा? अनुभवों का
संगठन है। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए अधिगम है अनुभव का क्या है, तो संगठन। एक चीज सीखी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नई नई चीजें सीखते रहते, बोलो हमारे अनुभव में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। बोलो ये तो हमारा अधिगम है। अच्छा बताओ, अधिगम पूर्व नियोजित होता है या क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ था? क्वेश्चन ये लिखा है, अधिगम निम्नांकित में से अधिगम की विशेषता है। अधिगम सरल एवं जटिल प्रक्रिया, बोलो है। अब देखें, अधिगम अनुभव का संगठन है। अच्छा बताइए, अधिगम पूर्व नियोजित होता है या अकस्मात, या दोनों? अधिगम पूर्व नियोजित होता है या अकस्मात, या दोनों? दोनों वाले हाथ खड़ा करो, अकस्मात वाले हाथ खड़ा करो, पूर्व नियोजित वाले हाथ खड़ा करो। आप में से इंसान कौन कौन, हाथ खड़ा करो। अच्छे बच्चे कितने, हाथ खड़ा करो। नालायक कितने, हाथ खड़ा करो। चलिए आप देखो, आप में से जिंदा कौन कौन, हाथ खड़ा करना। चलिए, फिर भी नहीं किया। आप में से पुरुष कौन कौन है? अभी तो हाथ खड़ा हो रहे हैं। ये साला आत्मसम्मान पर बात आ गई। चलिए साहब, अधिगम, आवाज नहीं, पूर्व नियोजित एवं अकस्मात होता है। अधिगम पूर्व नियोजित एवं क्या होता है, अकस्मात होता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अधिगम होता है, क्या होता है, पूर्व नियोजित एवं अकस्मात होता है। अब दिमाग में आ जाए सर कैसे? देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम सबसे पहले प्री प्लान भी करते हैं, अनुभवों का प्रयोग करते हैं, तो पूर्व नियोजित है। कभी कभी अधिगम अचानक हो जाता है, फिर भी हम उसको बोल नहीं सकते हैं, वो जिंदगी भर हमारे जीवन में रहेगा ही रहेगा। जिस पंखे के नीचे बैठे हो ये पंखा तुम पर गिर जाए, बोलो फिर अगली बार कभी भी बैठने से पहले पंखा देखोगे। बोलो अधिगम अकस्मात हुआ या नहीं हुआ? मोटरसाइकिल से जैसे ही उतरे, साइलेंसर के पास में गए, पैर पे जल गया, बोलो अगली बार मोटरसाइकिल से उतरते ही सबसे पहले दूर रहोगे। बोलो क्या है? एक बार अगर वायर का प्लग लगाते समय अगर आपके करंट का झटका लग जाए तो अगली बार खुला वायर देखकर ही वहां से दूर हट जाओगे। बोलो क्या है? अधिगम है। तो ये चीज ध्यान रखना, अधिगम पूर्व नियोजित और अकस्मात दोनों प्रकार का होता है। अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। अधिगम का स्थानांतरण संभव है। अधिगम का स्थानांतरण संभव है, बिल्कुल संभव है। कैसे? पूर्व में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाना, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में अनुप्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मैंने अपने गुरुजी को सिखाया, मैंने अपने गुरुजी से सीखा, मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप मुझसे सीखकर किसी और को सिखाओगे। आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने सीखी, आप अपनी होने वाली बच्चों को सिखाओगे। बोलो, किसी नॉलेज को एक दूसरे के पास में थ्रो आउट करना ही क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। तो अधिगम का स्थानांतरण संभव है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? किससे बेटा? व्यवहार में परिवर्तन प्रक्रिया सारे मनोवैज्ञानिकों से यही है, क्योंकि व्यवहार, अधिगम का मतलब ही क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। फिर अगर हम बात करते हैं आगे की परिभाषा,
अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम। याद रहे, अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, बिट्टू एक बार ऊपर देखना, अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम। याद रखना, अधिगम कभी परिणाम नहीं होगा। अधिगम क्या है? प्रक्रिया। जिस दिन आपके सामने अधिगम का परिणाम आ जाएगा, इसका मतलब क्रिया ही खत्म है। जबकि अधिगम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिणाम तो कार्य की समाप्ति होता है। परिणाम कब आता है? किसी कार्य की समाप्ति पर। लेकिन अधिगम कभी खत्म होता है क्या? तो अधिगम प्रक्रिया होता है, अधिगम परिणाम नहीं होता। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो यह बात भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना। अधिगम एक सृजनशील प्रक्रिया है। क्या है बेटा? अधिगम सृजनशील प्रक्रिया है। अधिगम एक सृजनशील प्रक्रिया है। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे? एडलर नाम का मनोवैज्ञानिक है ना, उसकी परिभाषा भी है। अधिगम एक सृजनशील प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सृजनशील प्रक्रिया। फिर दोस्तों याद रखना, अधिगम उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य के संबंध की प्रक्रिया। संबंध की प्रक्रिया। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया। कौन सी बेटा? समायोजन की प्रक्रिया। बोलो, ये सारी अधिगम की क्या हुई बेटा? विशेषताएं। पहली विशेषता देखो, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब से पैदा होते हैं वहां से लेकर जब तक मरते नहीं तब तक सीखते रहते हैं। तो अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। हर जगह अधिगम है। कुछ न कुछ सीखोगे सीखोगे, चाहे आप अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं पर भी हैं आप, बोलो आपको सीखना तो होगा ही होगा। अधिगम वातावरण की उपज। हम जो कुछ भी सीखते हैं, बोलो हमें एनवायरनमेंट के माध्यम से ही सीखना मिलता है। वंशक्रम के माध्यम से हम अधिगम नहीं करते, ये याद रखना। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक होता है। नियंत्रित परिस्थितियों में अगर सीखते हैं तो औपचारिक है, और अनियंत्रित परिस्थिति में सीखते हैं तो अधिगम सक्रिय और जटिल। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें स्वयं को एक्टिव होना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। छोटे बच्चों को विद्यालय भेजा जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद सक्रिय है ही नहीं, खुद तैयार है ही नहीं। घर परिवार में अगर मम्मी पापा डरा कर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा भी दें, वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठ भी जाएगा, लेकिन किताब को उल्टा पकड़ के बैठा रहेगा। जैसे मम्मी पापा के पैरों की आवाज वापस आती है कि घर में आ रहे हैं, अब ऐसा वो बच्चा बैठा तो है लेकिन खुद मानसिक रूप से तैयार है क्या? तो वो क्या सीखेगा? कभी नहीं सीख सकता। आप जब छोटे थे आपने भी हरकत की होगी, तभी बीएसटीसी किए हो। बाकी अभी चंद्रयान 3 का भाग होते हैं, वहां पर मनोवैज्ञानिक बनकर, वैज्ञानिक बनकर वहां पर कुछ काम कर रहे होते। चलिए साहब, फिर हम बात करते हैं आगे। अधिगम अनुभवों का संगठन है। नई नई चीजें सीखोगे तो अनुभव में वृद्धि होगी, यही आपका अधिगम है। अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध की प्रक्रिया है। किसी वस्तु और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कार्य करना। वस्तु क्या है? उद्दीपक। और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कार्य करना अनुक्रिया। तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है? ठीक है, अधिगम है। कैसे? 3rd ग्रेड मेंस की नौकरी
थर्ड ग्रेड की नौकरी, उद्दीपक, उसे प्राप्त करने के लिए आज आप क्या कर रहे हो? अनुक्रिया। बोलो अनुक्रिया में क्या कर रहे हो? चीजें सीखी तो रहे हो, बोलो अधिगम ही तो कर रहे हो ना। तो अधिगम क्या है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया या संबंध की प्रक्रिया। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध, ये परिभाषा भी है और ये परिभाषा याद रखना थांडाई की परिभाषा। किसकी परिभाषा बेटा? थांडाई की। ताकि आपको यहां पर हाईलाइट भी करवा देता हूं मैं, ये कौन है बंदा? थांडाई के अनुसार। किसके अनुसार? थांडाई के अनुसार। फिर आता है अधिगम पूर्व नियोजित एवं अक्षमात होता है। अधिगम क्या होता है? पूर्व नियोजित एवं अक्षमात होता है। अचानक भी होता है अधिगम, पहले से प्रीप्लान्ड भी होता है। अधिगम का स्थानांतरण संभव है। जो चीज मुझे प्राप्त है, जो अनुभव मुझे है, जो ज्ञान मुझे है, मैं आपको सिखा रहा हूं। बोलो मेरे अनुभव का क्या हुआ? स्थानांतरण। मेरे ज्ञान का क्या हुआ? स्थानांतरण। मेरे अधिगम का क्या हुआ? स्थानांतरण। ए फॉर एप्पल आपने स्कूल में सीखा, आपके गुरुजी से सीखा, आप जब स्कूल में पोस्टिंग लोगे, और ये मेरा वादा है कि हर बच्चे को, हर बालिका को, हर बालक को विद्यालय में पोस्टिंग मिलेगी मिलेगी। ये मेरा वरदान है आपको। मेरे पास में देने के लिए पास में और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ये आशीर्वाद आपको जरूर देता हूं कि आपका सिलेक्शन इस जीवन में जरूर होगा। आप थर्ड ग्रेड मास्टर बनोगे ही बनोगे। कोशिश करते रहोगे तो सेकंड ग्रेड भी बनोगे, फर्स्ट ग्रेड भी बनोगे, लेकिन वो आपके ऊपर है। लेकिन थर्ड ग्रेड की तो गारंटी 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लो, आज ही लिखवा लो, अभी लिखवा लो। और बोलो, जब मैं आपके ऊपर इतना भरोसा कर सकता हूं तो आप खुद पर भरोसा क्यों नहीं करते? तो खुद पर भरोसा रखो, नंबर आएगा, मतलब आएगा। शकुंतला भवन में किसी बच्चे ने मेरे से पढ़ाई की, सुबह में पार्टी कहां है? शकुंतला भवन के अंतर्गत 74 स्टूडेंट जो उत्कर्ष से इसी बैच, मेरे बैच के स्टूडेंट थे, 74 स्टूडेंटों के मैसेज स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मेरे घर तक मिठाई के डिब्बे पहुंच गए, ये देख लो। 74 स्टूडेंट, कितने? 74 स्टूडेंट एक ही बैच से अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये देख लो मायना रखता है। उत्कर्ष में बात तो है भाई, है ना? है नहीं, मैं रियल कह रहा हूं। उनके, मैं आपको हर बच्चे का 74 बच्चों की पूरी लिस्ट दिखा सकता हूं विथ एड्रेस, है ना? तो ये चीजें आती है। आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास में घर पे कोई न कोई चीज कुरियर आता रहता है ना? जिसमें कोई कभी मिठाई हुई, कभी कोई पुस्तक हुई, अलग अलग चीजें आती है, कोई फ्रेम हुई। तो बच्चों का वो स्नेह जो है ना, तब लगता है कि यार मैंने उन बच्चों के लिए कुछ किया है। हाँ जी, है मिठाई, इसको पकड़ के बाहर निकालना। मैं तुम्हें जीवन की भर की मिठाई खाने की बात कर रहा हूं, तू मिठाई के ऊपर बैठा हुआ है। तो मेरे घर का पता क्लास खत्म होने के बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है? चलिए साहब, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या बेटा? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब जैसे जैसे नई नई चीजें सीखेंगे, नई नई चीजें अधिगम होगा। बोलो हमारे व्यवहार में क्या होगा बेटा? परिवर्तन। अधिगम प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। जिस दिन आपके सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाए, समझ लेना उसका क्या आया है? परिणाम। लेकिन अधिगम कभी खत्म होता ही नहीं है, ये तो चलता रहता है। तो अधिगम क्या है बेटा? बहुत सारी बार आप गड़बड़ करते हो ना। अच्छा, रीट प्री की तैयारी कौन कर रहा है? हाथ खड़ा करना। आपके एक चैप्टर है बेटा, मापन मूल्यांकन, जिसमें मापन और मूल्यांकन में अंतर बताया जाता है। मापन साधन है और मूल्यांकन साध्य। मापन को क्या बताते हैं? साधन, और मूल्यांकन को क्या बताते हैं? साध्य। दिमाग का दिवाला जिनका निकल जाए ना, वो मूल्यांकन को साध्य बताते हैं। मूल्यांकन कभी भी साधन नहीं हो सकता, और सॉरी साध्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जिस चीज को साध लिया, इसका मतलब चीज खत्म। जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, मूल्यांकन तो चलता रहता है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन की हम क्या करते हैं कि एक जगह लिखते हैं मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और जब मापन मूल्यांकन में अंतर करते हैं तो क्या करते हैं कि मापन साधन है और मूल्यांकन साध्य। अरे साध्य का मतलब जिस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है वो आपका क्या है? साध्य। अरे जिंदगी का उद्देश्य वहीं खत्म हो गया क्या? तो वो चीजें किसके रूप में चलनी चाहिए? साधन के रूप में भी। तो दोनों चीजें क्या आती है? वैसे साधन ही होती है। मूल्यांकन केवल आपका केवल स्कूल में ही थोड़ी हो रहा है, जीवन में भी तो होता ना। नौकरी लगने से पहले आपका मूल्यांकन लोग अलग तरीके से करते हैं, और नौकरी लगने के बाद आपका मूल्यांकन लोग अलग तरीके से करते हैं। अब नौकरी लगने का मतलब साध्य की प्राप्ति हो गई, और साध्य की प्राप्ति हो गई इसका मतलब तुम्हारी जीवन लीला ही खत्म।
मूल्यांकन तो फिर भी चल रहा है ना। लोग पहले छोरा छोरा कहते थे, राहुल राहुल कहते थे, बिट्टू बिट्टू कहते थे, अब मार साहब कहेंगे। बोलो मूल्यांकन का प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले आपको कुछ नहीं समझते थे, अब सब कुछ मानते हैं, मार साहब बैठो साहब। तो भाई साहब मूल्यांकन ही तो है। सरकारी सेवा में जिस दिन आपका ठप्पा लग गया उस दिन आपका मूल्यांकन अलग दृष्टि से होगा। जब तक आप प्राइवेट हैं, जैसे मैं प्राइवेट हूं, मेरे गांव में कम से कम 17 से 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से पढ़कर नौकरी लगे। मैं जब भी गांव में जाता हूं, वो 17-18 मास्टर में से 2-4 जब मिलते हैं तो वो चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो उनको तो मार साहब कहते हैं, मेरे को मदन जी कहते हैं। उनको तो बैठने के लिए कहते हैं, मुझे खड़े ही रखते हैं। उनको कैसे बताऊं कि ये मेरी प्रोडक्शन है? भाई गाइडेंस तो अपना ही है, लेकिन चीजें वही है, मूल्यांकन अलग दृष्टि से। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सही चीजें सीखी तो और गलत चीजें सीखी तो। और अधिगम एक सृजनशील प्रक्रिया है, मतलब इसमें क्रिएटिविटी, नई नई चीजें चलती रहती है। कंप्लीट लिखें बेटा। हाँ, आपके अनुभव हमेशा हर पल नहीं आएंगे, ज्ञान हर पल नहीं आएगा, आप हर पल नया सीखोगे, तभी तो आपके अनुभव में वृद्धि हो रही है। और अनुभवों का संगठन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक। देखो, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विषय वस्तु के आधार पर कक्षा कक्ष में किया गया अधिगम औपचारिक होता है, और कक्षा कक्ष के बाहर किया गया अधिगम अनौपचारिक होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली बात। और सीधी भाषा में समझाओ, स्कूल में प्रवेश करने के बाद जितना भी सीखते हो वो औपचारिक, और घर परिवार में जितना भी सीखते हो, समाज में जो भी सीखते हो, अनौपचारिक। परिमाण का मतलब मात्रा होता बेटा, अधिगम गुणात्मक है। आपने कितना सीखा आप कभी बता सकती हो? मात्रा में कभी नहीं आएगा वो। परिमाण का मतलब मात्रा होता है। सर उद्दीपक को लक्ष्य की तरह समझ सकते हैं क्या? देखो, उद्दीपक के माध्यम से अगर आपका लक्ष्य, जैसे 12वीं कक्षा पास आउट बच्चा ये कहता है कि मेरा लक्ष्य ही RS-IS बनना है, तो उस बच्चे के लिए वो लक्ष्य ही उसका उद्दीपक है, जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर के अनुसार चलेगा। ट्रेनिंग सेंटर में जो अधिगम होता है वो होता है औपचारिक। एडलर की परिभाषा, अधिगम एक सृजनशील प्रक्रिया है।
अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं। अब दोस्तों आगे वाले पॉइंट पर हम बात करेंगे जिसे हम कहेंगे अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, लर्निंग ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कंप्लीट। हाँ, अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम। अधिगम कभी भी रिजल्ट नहीं बताता। कहने का मतलब क्या है, अधिगम कभी भी रिजल्ट नहीं बताएगा, वो प्रोसेस को बताता है कि हाँ बच्चा सीख रहा है। आगे बढ़ें। लेकिन अधिगम की या अधिगम का स्थानांतरण, हाँ लिख, जल्दी लिखो। कौन सा बिंदु बेटा? अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों अधिगम के स्थानांतरण की प्रोसेस जो है उसे आप देखें, अधिगम का स्थानांतरण। मजे से सीखें बेटा, अधिगम का स्थानांतरण। आपको अधिगम के स्थानांतरण का जो अर्थ है इसको पहले अपनी भाषा में समझना है कि आपको जो कुछ भी आता है, आपको जितना भी अनुभव है, जितना भी ज्ञान है, यह ज्ञान दूसरों को सिखाओ। बोलो क्या है? आप में से मैथ के स्टूडेंट कौन है? मैथ के क्लास जब आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको मैथ का अनुभव है, मैथ का ज्ञान है, जितने भी फॉर्मूले हैं आप अपनी क्लास के बच्चों को सिखाओगे। बोलो क्या हो रहा है? अधिगम का स्थानांतरण। कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में करना है। आपने कब सीखा? पूर्व में। और उसका उपयोग कब कर रहे हो आप? आज नवीन कंडीशन में। जब आप विद्यार्थी थे जो चीजें सीखी, आज आप दूसरे विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। बोलो क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। साफ साफ शब्दों में यही बात ध्यान रखो कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व में अर्जित ज्ञान, कौशल, क्षमता, पूर्व में अर्जित ज्ञान, कौशल, क्षमता का या किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान, कौशल, क्षमता का नवीन क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो। आप यहां से कोचिंग से निकलते हैं, किसी बुजुर्ग आदमी ने आपको कोई अच्छी बात बताई और वही बात आपने अपने फ्रेंड को बताई। बोलो क्या हो गया? पापा जी से रोज, दादाजी से रोज नई नई बातें सीखने को मिलती है। वही बात आप अपने दोस्तों को बताते हो। बोलो क्या है? अधिगम का स्थानांतरण। मेरे को मनोविज्ञान का जो कुछ भी आता है मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो मैं क्या कर रहा हूं? अधिगम का स्थानांतरण। तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। या किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान, कौशल, क्षमता का नवीन क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण में याद रखना, उद्दीपक अनुक्रिया ही
अधिगम है क्या? बेटा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, ये अधिगम का एक प्रोसेस है, ठीक है। पावलोव का सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो देखें, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार आते हैं, दो प्रकार। एक प्रकार तो होता है व्यवहारवाद के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? व्यवहारवाद के अनुसार। और दूसरा आता है संज्ञानवाद के अनुसार। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के स्थानांतरण कितने हैं? 3। पहला कौन सा? सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा बेटा? सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा कौन सा? नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा कौन सा? शून्य स्थानांतरण। कौन सा? शून्य स्थानांतरण। संज्ञानवाद में जो मैं 3 प्रकार बता रहा हूं, ये तीनों प्रकार किसके हैं? सकारात्मक स्थानांतरण के ही है। संज्ञानवाद में अधिगम स्थानांतरण कितने भागों में डिवाइड है? 3। लेकिन ये तीनों भाग कौन से स्थानांतरण के बेटा? सकारात्मक के ही हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं किसमें? संज्ञानवाद में। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण, ठीक है। ऊर्ध्व, ठीक है, वर्टिकल स्थानांतरण। और बिलेटरल द्विपार्श्व स्थानांतरण, बिलेटरल, ठीक है, स्थानांतरण, द्विपार्श्व स्थानांतरण। अब मुझे बताएं, लिखना मत बेटा, आप लिख रहे हैं लेकिन अधूरी बात है, मैंने परिभाषाएं नहीं लिखा है अभी तक, मैंने केवल अधिगम स्थानांतरण का अर्थ बताया, परिभाषाएं तो लिखना बाकी है ना, तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। तो अधिगम स्थानांतरण के संबंध में मैंने क्या कहा था कि पूर्व में अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, या किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल क्षमता का दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का है बेटा? 2। व्यवहारवाद के अनुसार 3 है और संज्ञानवाद के अनुसार 3 है। सीधा सीधा सा संबंध ध्यान दीजिएगा। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती तो उसे हम कौन सा स्थानांतरण कहते हैं? सकारात्मक। जैसे हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण करवाना, बोलो हिंदी के शिक्षक के द्वारा संस्कृत का शिक्षण करवाया जा सकता है क्योंकि ग्रामर नॉलेज सेम है। गणित के शिक्षक द्वारा फिजिक्स का शिक्षण करवाना, बोलो सकारात्मक। हेल्प मिल रही नहीं मिल रही बेटा? हिंदी की ग्रामर का ज्ञान संस्कृत की ग्रामर में, फिजिक्स का ज्ञान भौतिक विज्ञान में, बोलो सहायता दे। मैथ का ज्ञान भौतिक विज्ञान में सहायता दे रहा नहीं दे रहा? तो बोलो सहायता है। साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, बोलो साइकिल का जो नॉलेज है, साइकिल का जो बैलेंस है वो किस में सहायता दे रहा है? मोटरसाइकिल में। बोलो कौन सा स्थानांतरण है? सकारात्मक। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न होती हो तो नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न होती हो, कौन सा? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अमेरिका में कार चलाना सीखने के बाद भारत में कार चलाना, बोलो तकलीफ आएगी आएगी। अमेरिका में स्टीयरिंग कहां होता है? लेफ्ट में। हमारे कहां होता है? राइट में। हम जिस दिशा से जाते हैं वो उसी दिशा से आते हैं। बोलो एक्सीडेंट हो गया, बोलो प्रॉब्लम आएगी नहीं आई? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना, नकारात्मक स्थानांतरण। बोलो 12वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ा और ग्रेजुएशन में जब गया तो अंग्रेजी की किताबें आगे सारा रट्टा मार मार के थक गया, बोलो तकलीफ आती कि नहीं आती? तो फिर वही स्थानांतरण कौन सा? नकारात्मक। अगर देसी एग्जाम्पल सुनना चाहते हो तो देसी एग्जाम्पल ये सुनो कि बजाज की मोटरसाइकिल सीखने के बाद हीरो होंडा की मोटरसाइकिल सीखना, बोलो बजाज के मोटरसाइकिल के गियर कहां आते हैं? सारे सारे आगे, और हीरो होंडा की कहां आते हैं? पीछे। तो जहां गियर डालना होता है वहां निकाल देते हैं, जहां निकालना होता है वहां डाल देते हैं, तो पीछे वाले को तो झटका लगना ही लगना है। बोलो कौन सा स्थानांतरण है बेटा? नकारात्मक स्थानांतरण। हिंदी के शिक्षक द्वारा गणित का शिक्षण करवाना, बोलो करवा सकता है क्या? बोलो बाधा आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बात नकारात्मक में आएगी। याद रहे नकारात्मक स्थानांतरण की पहली बार आपकी चीजें सामने ला रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण, प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। रिट्रोएक्टिव नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। रिट्रोएक्टिव कौन सा बेटा? पूर्वलक्षी
जिसे रिट्रोएक्टिव नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। और दूसरा आता है प्रतिलक्षी, प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव, नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों में रात दिन का अंतर समझेगा। पूर्वलक्षी को समझो। किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने के कारण या किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने के दौरान पहले की सीखी गई विषय वस्तु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने के उपरांत पहले की सीखी गई विषय वस्तु पर अगर बुरा प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बोलो कौन सा स्थानांतरण? पूर्वलक्षी। आज आप कोई नई चीज सीख रहे हो, नई चीज सीख ली, लेकिन नई चीज सीखने के कारण पहले की जो चीजें याद है वो भूल गए, बोलो क्या है? पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। कैसे? कि किसी नवीन कविता को याद करने के कारण पहले की कविता को भूल जाना। बोलो कौन सा स्थानांतरण है? ठीक है, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। उम्र बढ़ने के कारण साथ साथ नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नवीन अनुभवों के कारण बचपन की बातों को भूल जाना। बोलो कौन सा बेटा? पूर्वलक्षी। प्रतिलक्षी, किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने के दौरान पूर्व की सीखी गई विषय वस्तु का बीच में आना या पूर्व की विषय वस्तु द्वारा बुरा प्रभाव डालना, नवीन विषय वस्तु पर बुरा प्रभाव डालना। किसी नवीन विषय वस्तु को सीखने के दौरान पूर्व की सीखी गई विषय वस्तु अगर नवीन विषय वस्तु पर अपना बुरा प्रभाव डाले, बोलो क्या है? प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। किसी नवीन कविता को याद करते समय पहले की सीखी गई कविता की पंक्तियों का बीच में आना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। है मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, अरे घास की रोटी। मतलब इधर उधर किसी नवीन कविता को याद करते समय पूर्व की कविता की पंक्तियों का बीच में आना, बोलो कौन सा? प्रतिलक्षी। सीधा साधा एग्जाम्पल सुनना चाहते हो सुनो। अंग्रेजी बोलते बोलते बीच बीच में हिंदी का शब्दों का आ जाना। हम जहां पर भी घूमने के लिए जाते हैं, हाँ बेटा, हम जहां पर भी घूमने के लिए जाते हैं, फॉरेनर दिखते ही दिखते हैं, अंग्रेज गोरे चिट्टे लोग दिखते दिखते हैं, उनको देखकर हम बावरे हो जाते हैं, है कि नहीं? और उनके पास में जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, हेलो, है ना, व्हाट्स योर नेम? इतना तो बोलेंगे भाई, व्हाट्स योर नेम प्लीज, है ना, बिट्ठू। फिर उनसे बात करेंगे, दिस इज ए ब्यूटीफुल country and this is the beautiful palace made by Indian king and this is a very खूबसूरत। भाई साहब सत्यानाश कर दिया। कभी कभी हम हिंदी में बात करते थे, हिंदी में बात करते करते नहीं मैं आपको यह कह रहा था कि तू डब 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 डब, बोलो ऐसा होता नहीं होता? बात किस में कर रहे हैं हम? हिंदी में। लेकिन हिंदी में करते करते हमारी मेवाड़ी भाषा या देशी भाषा बीच में घुसी जाती है ना? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल रहे हो, थार वेजो कर लीजिए, जो उखाड़ना वो भाई साहब कौन सा? प्रतिलक्षी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। फिर आता है शून्य स्थानांतरण। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है सर, कम हंसाया करो, घर वाले शक कर रहे हैं। मतलब यूं है कि बच्चा पढ़ रहा है कि कोई मूवी वूवी देख रहा है। हम किसी अभिनेता से कम है क्या? तो फिर है ना। तो देखें कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर कोई प्रभाव न पड़ता हो, न नेगेटिव न पॉजिटिव, बोलो कौन सा स्थानांतरण बेटा? शून्य स्थानांतरण। साफ साफ शब्दों में ध्यान रखो कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर कोई प्रभाव न पड़ता हो, न नेगेटिव प्रभाव पड़े न पॉजिटिव प्रभाव पड़े, बोलो अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण हो जाता। कौन सा स्थानांतरण? शून्य स्थानांतरण। जैसे रहीम का दोहा याद करने के बाद कबीर का दोहा याद करना। रहीम का दोहा याद कर लेने पर कबीर का दोहा याद करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, उसको अलग याद करना ही पड़ेगा, कोई हेल्प कोई बाधा नहीं आएगी। रहीम धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए, टूटे जुड़ से फिर ना मिले, मिले घाट पड़ जाए। के पाहन पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि या चाकी भली पीसी खाई संसार। बोलो रहीम का दोहा अलग याद किया, कबीर का दोहा अलग याद किया। तो कौन सा? शून्य स्थानांतरण।
क्रिकेट का एक बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है, परंतु अभ्यास के माध्यम से उसने गेंदबाजी भी अच्छी करना सीख लिया, लेकिन उसकी बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो कौन सा स्थानांतरण? शून्य स्थानांतरण। प्रतिज्ञा याद करने के बाद राष्ट्रगान याद करना। प्रतिज्ञा को याद करने पर राष्ट्रगान याद करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग तरीके से याद करने पड़ेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यही है। फिर हम हाथ लंबा करके भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे वो हैं। बोलो कौन सा स्थानांतरण? शून्य स्थानांतरण। करेक्ट। किसी एक परिस्थिति में, बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? मन की बात है तेरे? प्रतिज्ञा है तेरे? किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में करना। इन तीनों में पॉजिटिव सेंस ही रहेगा बेटा, सकारात्मकता ही रहेगी। कि किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में करना क्षतिज स्थानांतरण कहलाता है। यहां पर हमने गिनती सीखी, यहां पर हम जोड़ बाकी भाग कर रहे हैं। बोलो गिनती सीखकर जोड़ बाकी भाग सीखना, बोलो कौन सा स्थान? क्षतिज। वर्ण सीखने के बाद व्याकरण सीखना, बोलो कौन सा स्थानांतरण? ठीक है। कविता भी तो दोनों अलग अलग थी, तो उसमें नकारात्मक स्थानांतरण कैसे? अरे भाई महेश फौजदार, याद रखो कि पहले की कविता अगर नवीन कविता पर बैड इफेक्ट डाल रही है तो प्रतिलक्षी है, और नवीन कविता पहले की कविता को भुला रही है तो वैसा पूर्वलक्षी। एक कविता है तो दोनों कविताएं अलग अलग, लेकिन एक कविता। जब हम बचपन में, एक बात बताऊं, जब हम बचपन में कोई भी कविता या स्टोरी याद करते थे तो जैसे जैसे बड़े हुए नई नई स्टोरियां हमें सीखने को मिली। बोलो नई स्टोरियां सीखने के कारण बचपन की बातों को भूले कि नहीं भूले? बचपन की जोनी 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 यस पापा ईटिंग शक्कर नो पापा। बोलो हमारी तो कविता यही थी, ज्यादा से ज्यादा मछली जल की रानी है तो राजा कौन? मछला। यही तक है हमारी। तो इन चीजों को भूले कि नहीं भूले? तो नई चीजें आने पर पहले की चीजों को भूलना पूर्वलक्षी, और नई चीजों को याद करते समय, नई चीजों को सीखते समय पहले की चीजें अगर बीच में आती है तो प्रतिलक्षी। ये बात है बेटा। सर आपकी क्लास का टाइम 30 मिनट और बढ़ाया जाए, यह संभव नहीं है। फिर आता देखो ऊर्ध्व स्थानांतरण। किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना। किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग, ठीक है, उच्च परिस्थिति में करना। कौन सा स्थानांतरण कहलाता है बेटा? ऊर्ध्व स्थानांतरण। 7वीं कक्षा के बालक से 10वीं का प्रश्न पत्र हल करवाओ। बोलो निम्न परिस्थिति कौन सी? 7वीं की। और उच्च परिस्थिति कौन सी? 10वीं की। तो किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना, बोलो कौन सा स्थानांतरण? ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। कंप्लीट। रीट की तैयारी करने के बाद फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना, बोलो कौन सा स्थानांतरण? ऊर्ध्व स्थानांतरण। द्विपार्श्व में आ जाओ। शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात, शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात अगर उसका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर पड़े तो उसे हम द्विपार्श्व स्थानांतरण कहते हैं। शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात अगर उसका स्थानांतरण शरीर के अन्य अंगों में किया जाए तो उसे हम द्विपार्श्व स्थानांतरण कहते हैं। और ये आपके अभी रीट मेंस में आया हुआ प्रश्न है, सुनना। बाएं हाथ में चोट लगने पर दाएं हाथ से लिखना और दाएं हाथ में चोट लगने पर बाएं हाथ से लिखना। बोलो कौन सा स्थानांतरण है? द्विपार्श्व स्थानांतरण। मैंने लिखने के लिए इस हाथ को ट्रेंड किया। बोलो इस हाथ के इस प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार या समय परिस्थिति पर जरूरत पड़ने पर इस प्रशिक्षण को मैं इस हाथ में भी पैदा कर सकता हूं। बोलो कौन सा स्थानांतरण? द्विपार्श्व। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा दोनों साइड में खेल लेना, द्विपार्श्व स्थानांतरण। कोई राइटी का राइट साइड में खेलता है तो वह उसने एक तरफ से खेलना सीखा, लेकिन मौका पड़ने पर वो दूसरी साइड में भी घूमकर आसानी से खेल लेता। बोलो क्या है? द्विपार्श्व स्थानांतरण। इसके जैसा ही एक देखो, द्विपार्श्व का मतलब होता है बिलेटरल, द्विपक्षीय। क्या बेटा? द्विपक्षीय, दो पक्ष। इस पक्ष को अगर मैं ट्रेंड कर रहा हूं तो इस पक्ष के अनुभव को हम इस हाथ में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये दो पक्ष हो रहे हैं। एक इसके जैसा ही हो रहा था बेटा, जिसे हम कहते हैं पार्श्विक स्थानांतरण।
कौन सा? पार्श्विक स्थानांतरण हो रहा है। पार्श्विक स्थानांतरण का मतलब होता है एक ही पक्ष। पार्श्व का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं पार्श्व फलक, मतलब सामने दिखाई देने वाला फलक, एक ही पक्ष है। कि शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात अगर उसका प्रभाव उसी अंग पर पड़े, शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात अगर उसका स्थानांतरण शरीर के अन्य अंगों में किया जाए तो द्विपार्श्व स्थानांतरण, और शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात अगर उसका प्रभाव सिर्फ उसी अंग पर पड़े तो पार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। कैसे? किसी बालक ने हिंदी लिखने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग किया तो बालक अंग्रेजी भी उसी से लिख रहा है। बोलो, हिंदी लिखने में जो प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया, जिस हाथ से लिखा, बोलो अंग्रेजी की और उर्दू के शब्द भी किसे लिखेगा? भाई साहब, मैं हिंदी इसी से लिखता हूं तो अंग्रेजी भी तो इसी से लिखूंगा। बोलो, एक ही पक्ष की बात हो रही नहीं हो रही? सारे कार्य मैं इसी के माध्यम से करता हूं। बोलो, क्या है मेरा ये? पार्श्विक स्थानांतरण। कक्षा में शिक्षक ने 5 टमाटर उठाते हुए कहा कि मेरे हाथ में 5 टमाटर हैं। अब एक टमाटर को फेंक दिया गया। बच्चों से पूछा कि बताओ कितने टमाटर बचे? बच्चों ने जवाब दिया 4। बच्चा घर आने के बाद फ्रिज में से एप्पल निकालकर एक एप्पल खा जाता है और फिर बच्चा कहता है कि अब फ्रिज में सिर्फ 4 ही एप्पल शेष हैं। बोलो, कौन सा स्थानांतरण? पार्श्विक स्थानांतरण। मतलब जिस पक्ष की बात हुई उसी पक्ष पर टिका हुआ है। कक्षा में जैसा एग्जाम्पल दिया गया, घर पे भी वो वैसे एग्जाम्पल यूज कर रहा है। बोलो, कौन सा स्थानांतरण बेटा? पार्श्विक स्थानांतरण। कंप्लीट। लिखें, अधिगम स्थानांतरण से आशय। अधिगम स्थानांतरण से आशय। किससे आशय बेटा? अधिगम स्थानांतरण से आशय। लिखें, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कंप्लीट। अगले के पूर्व के कौशलों एवं क्षमताओं का, पूर्व के कौशल स्किल्स, पूर्व के कौशलों एवं क्षमताओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया, पूर्व के कौशलों एवं क्षमताओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। पूर्व के कौशलों एवं क्षमताओं का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की प्रक्रिया अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। परफेक्ट। परिभाषा के रूप में ध्यान रखना, परिभाषा के रूप में क्या बात आती है? कौलसनिक के अनुसार। लिखें, कौलसनिक के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? कौलसनिक के अनुसार। इधर देखें सभी, अधिगम स्थानांतरण पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल एवं अभिक्षमता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया है।
प्रयोग करने की प्रक्रिया। पढ़ो इस परिभाषा को बेटा। अधिगम स्थानांतरण पहली परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान कौशल अभिक्षमता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने पहली कंडीशन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी स्किल्स आपने सीखी है, जो भी आपकी योग्यता, अभिक्षमता को हम कहते हैं अंग्रेजी में एप्टीट्यूड, मतलब आपके कार्य करने की कैपेसिटी, इसको अगर हम दूसरी सिचुएशन में दूसरी परिस्थिति में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है, अधिगम का स्थानांतरण करें। बोलो कौन कह रहा है? बोलोगे तो नहीं? पढ़ो परिभाषा को एक बार। आगे परिभाषा किसकी? किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल अनुभव, किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल अनुभव का दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल अनुभव का दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बोलो कौन कहता है? किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल क्षमता एवं अनुभव का दूसरी परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरे क्षेत्र में अनुभव का दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग, दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या है बेटा? किसी एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान कौशल क्षमता अनुभव का दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है या अधिगम स्थानांतरण है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे बेटा? एक शब्द साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है पीटरसन। कौन है बेटा? पीटरसन। अधिगम स्थानांतरण से आशय किसी विचार का दूसरी परिस्थिति में विनियोग से है। बात को सुनना बेटा। अधिगम स्थानांतरण से आशय किसी विचार का मतलब सोचने समझने की। अब सोचोगे समझोगे कैसे? अनुभव है तभी तो, ज्ञान है तभी तो, क्योंकि चिंतन का आधार ही नॉलेज है, चिंतन का आधार ही ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान के बिना आप चिंतन या विचार कभी नहीं कर सकते। तो समझे कैसे कि अधिगम स्थानांतरण से आशय किसी विचार का दूसरी परिस्थिति में विनियोग से, विनियोग का मतलब लागू करने से। ठीक है, विनियोग का मतलब लागू करना, शामिल करना। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण से आशय, स्थानांतरण से आशय किसी विचार का दूसरी परिस्थिति में क्या है? विनियोग से। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे? पीटरसन। लिखें।
लिख लिया? है किसका? आगे बढ़े। लेकिन अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के संबंध में अगर हम बात करते हैं क्या स्थिति रहती है, उस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली सोचना। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार विशेषतः कितने हैं बेटा? दो। कितने हैं? दो। अब ये दो प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली बात आपको यही ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के स्थानांतरण, ठीक है, व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, किसके अनुसार बेटा? व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का है? 3। और संज्ञानवाद में कितने प्रकार का है? 3। और ये संज्ञानवाद में जो है ये सकारात्मक के ही 3 भाग हैं, ये याद रखना। बनाओ डायग्राम। ये तो समझाने की दृष्टि से, बाकी आपको बनाना फॉर्मेट इसी प्रकार से है ना। देखो सकारात्मक व्यवहारवाद में कितने हैं? 3। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। जो संज्ञानवाद के 3 प्रकार हैं ये किसकी देन है? सकारात्मक स्थानांतरण की ही देन है। आगे बढ़े।
लेकिन सबसे पहला स्थानांतरण सकारात्मक स्थानांतरण। अच्छा, इनकी जो मैंने डिटेल बताई, एग्जाम्पल बताए, समझ में आए कि नहीं आए? देखो इधर देखे से भी एक बार लिखना बंद करो बेटा कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता मिले तो, बाधा उत्पन्न हो तो, कोई प्रभाव नहीं पड़े तो, किसी एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में करना, किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना, शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित करने के पश्चात उसका स्थानांतरण शरीर के अन्य अंगों में करना। लिखें सकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती है, अगर सहायता प्राप्त होती है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती है, अगर सहायता प्राप्त होती है तो उसे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं बेटा? सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती है तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं? हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। परफेक्ट। जैसे हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाना, हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाना, हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाना, हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण कार्य करवाना। परफेक्ट। गणित के शिक्षक द्वारा भौतिक विज्ञान का शिक्षण करवाना, गणित के शिक्षक द्वारा भौतिक विज्ञान का शिक्षण करवाना। नेक्स्ट, कौन सा स्थानांतरण आगे बेटा? साइकिल। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। साइकिल चलाना सीखने के बाद, साइकिल चलाना सीखने के बाद, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। कौन सा स्थानांतरण? नेक्स्ट लिखें नकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा बेटा? नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न होती है, अगर बाधा उत्पन्न होती है, अगर बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अधिगम, तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सहायता मिली तो सकारात्मक, तकलीफ हुई तो नकारात्मक। जैसे अमेरिका में कार चलाना सीखने के बाद भारत में कार चलाना सीखना। अमेरिका में कार चलाना सीखने के बाद भारत में कार चलाना सीखना। अमेरिका में कार चलाना सीखने के बाद भारत में कार चलाना सीखना। बहुत तकलीफ आएगी। नेक्स्ट लिखें, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना। कंप्लीट। और दोस्तों याद रहे, नकारात्मक स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? 2। लिखें, नकारात्मक स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। और दूसरा कौन सा है? प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। चलिए साहब, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गए?